हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे फिशीज कल्चर। ठीक है, तो फिशीज कल्चर में अपन ने इसको जो संवर्धन माध्यम किस प्रकार से तैयार होता है वो देखा था कि यहाँ जो अपन इसमें जो फिशीज कल्चर की जो स्पीशीज थी उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है और कहाँ कहाँ से उनका संवर्धन किया जाता है, कहाँ कहाँ से उनको कलेक्ट किया जाता है, ये सारा अपन ने पढ़ा था। आगे अपन बात करते हैं फिशीज। अपन जब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपना फिश फॉर्म, फिश फार्म। ठीक है, यहाँ इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ था वो सब पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं जो फिशीज कल्चर है, इसके अंदर अपन को कल्चर करने के लिए क्या कैसे टेक्निक्स यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को कल्चर जो फिशीज कल्चर होता है इसको अपन ने दूसरा नाम भी दिया था एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वेरियम में इसके लिए तैयार किए जाते हैं पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, उन पॉन्ड्स में इनका कल्चर किया जाता है। तो कल्चर करने के लिए जो पॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो अपन बात करते हैं पॉन्ड फॉर्मेशन। पॉन्ड फॉर्मेशन में इनमें ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं, निम्न टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है ब्रीडिंग पॉन्ड। ये ब्रीडिंग पॉइंट जो होता है इसके अंदर जो अपने फिश होती है उनका क्या करवाया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। उन ब्रीडिंग करवाने के बाद उनको दूसरे पॉइंट में डाला जाता है। तो ब्रीडिंग इसमें जो होती है वो टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की होती है। एक तो नेचुरल ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग यानी कि ऐसी ब्रीडिंग जो इसमें जो फिशीज के अंदर खुद नेचुरल प्राकृतिक रूप से हो, वही क्या कहलाती है? नेचुरल ब्रीडिंग। दूसरी जो होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या इंड्यूस्ड। पहली जो है नेचुरल ब्रीडिंग, इसमें प्राकृतिक रूप से इनमें जनन क्रिया होती है, ब्रीडिंग होती है। तो इसके लिए पॉन्ड बनाए जाते हैं। तो ब्रीडिंग पॉन्ड कितने टाइप के हो गए? नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग पॉन्ड। ठीक है, तो नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड तीन टाइप के होते हैं जो जनरली नदियों के आसपास बनाए जाते हैं। ठीक है, एक पहला जो होता है वो होता है ड्राई। नेचुरल ब्रीडिंग बनाने की जब होती है तो ऐसे उस टाइम में जो फिशेज को रखा जाता है वो बांध बनाकर रखा जाता है, जिसमें से पहला आता है ड्राई बांध, दूसरा आता है वेट बांध, और तीसरा जो आता है बांध वो आता है यूका बांध। वापस से समझो इसको। फिश कल्चर के लिए अपन को पॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक्वेरियम में ही इसका कल्चर किया जाता है। तो पॉन्ड बनाने के लिए इसमें जो सबसे पहला पॉन्ड होता है वो होता है ब्रीडिंग पॉन्ड, यानी कि उनमें जो जननी क्रिया होती है वो कौन से पॉन्ड में होती है? ब्रीडिंग पॉन्ड में। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। एक तो नेचुरल यानी कि उनमें स्वतः ही जनन होता है, वो तो हो गया नेचुरल ब्रीडिंग। और एक इंड्यूस, उनको प्रेरित करके उनमें जननी क्रिया संपन्न करवाई जाती है, वो हो गया इंड्यूस ब्रीडिंग। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग जब होती है तो ये नदियों में होती है, इसलिए वहां से उन फिशेज को कलेक्ट करके अपन अलग से बांध बनाकर उनमें उनको कल्चर करते हैं, वहीं पे उनमें क्या करवाते हैं? उनका प्रजनन करवाते हैं। तो
इसके लिए 3 प्रकार के बांध बनाए जाते हैं। पहला होता है ड्राई बांध, यानी कि ऐसा बांध या ऐसा पॉन्ड जिसके अंदर वर्षा ऋतु में पानी हो और उसके 2-3 महीने बाद में क्या हो, वो पानी सूख जाए, तो वो कहलाता है ड्राई बांध। ठीक है। दूसरा जो है वेट बांध, यानी कि ऐसा बांध जो उसके अंदर साल भर या 12 महीने तक क्या हो, उसमें पानी हो। ठीक है। वर्षा ऋतु में तो ये रेन सीजन में तो क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें जो पानी होगा वो कितने, पूरे 1 ईयर तक होगा। ठीक है। और इसमें जो रेन सीजन में तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन 1 से 2 मंथ के अंदर ये क्या हो जाएगा, पानी इसका सूख जाएगा। ठीक है। तो ये तो क्या ड्राई बांध, यानी कि ऐसा बांध जिसका पानी कुछ समय के लिए ही उसमें एकत्रित होता हो। ठीक है। वेट बांध, ऐसा बांध जिसमें बहुत दिनों तक या पूरे साल भर तक उसमें पानी रहता हो। आगे का आता है प्यूका बांध। प्यूका बांध के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्रीडिंग के बाद, यानी कि उसका जो पीसीज के अंदर ब्रीडिंग होती है और उससे जो फिंगरप्रिंट्स बाहर निकलते हैं, उनको बाहर निकलने के बाद उसके पानी को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो प्यूका बांध में क्या होता है, इसके जो वाटर होता है उसको फ्लो कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल ब्रीडिंग, इंडस्ट्रियल ब्रीडिंग जो होती है वो जनरली पॉन्ड के अंदर करवाई जाती है, जिसके अंदर ड्राई पॉन्ड भी हो सकता है या वेट पॉन्ड हो सकता है या प्यूका पॉन्ड हो सकता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल ब्रीडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्पीशीज होती है उसकी प्यूटरिटी ग्लैंड को इंड्यूस करके उसके HCG और डिऑक्सीकोर्टिस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट किया जाता है, जिसके कारण उसकी जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। और वो जो वन ईयर में सिर्फ 1 बार क्या करती है, ब्रीडिंग करती है, वो 1 ईयर के अंदर 2 टाइम क्या करने लग जाती है, ब्रीडिंग करने लग जाती है। ठीक है। तो उसमें इंड्यूस किया जाता है, उसकी ब्रीडिंग टाइम को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, और उसमें इंड्यूस करके ब्रीडिंग करवाई जाती है, वो कहलाता है इंड्यूस ब्रीडिंग। ठीक है। तो अपना जो ब्रीडिंग पॉन्ड है वो टू टाइप से डिवाइड किया गया है, नेचुरल ब्रीडिंग और इंड्यूस ब्रीडिंग। ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला आता है नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर आता है ड्राई बांड, वेट बांड और प्यूका बांड। अब जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या करवाया जाता है, इसका या तो हैचिंग हापा के अंदर करवाया जाता है या फिर उसका किसी भी बांध के अंदर करवाया जा सकता है। अब इसके बाद जो ब्रीडिंग पॉन्ड है उसके बाद जो अगला पॉन्ड आता है वो आता है अपना हैचिंग पॉन्ड। स्पुटन ताल। ठीक है। यानी कि जब ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के बाद में एग प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस एग से जो लार्वा बाहर निकलते हैं उनसे पहले ही उन एग को कहाँ डाल दिया जाता है, हैचिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। हैचिंग पॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपने हैचिंग पॉन्ड होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इसका हैचरीज। हैचरीज जो होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनके अंदर सबसे इनमें जो अपन पॉसिबिलिटी देखते हैं, इनका जो पानी होता है वो कम समय में ही सूख जाता है। ठीक है। तो पानी सूखने की इसमें एक समस्या बनी हुई होती है। दूसरा जो होता है वो होता है हैचिंग हापा। इसके ये 2 टाइप होते हैं, एक तो हैचिंग
हैचरीज और एक होता है हैचिंग हापा। हैचरीज जो होता है ये आकार में छोटा होता है और नदियों के पास में बनाए जाते हैं, ठीक है, नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं, जो जनरली थोड़े से प्रकाश के अंदर ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पानी वेपराइज होकर उड़ जाता है और सूख जाते हैं, जिससे इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो फिशेज के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनका डेथ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हैचिंग हापा ऐसा नहीं होता है। ये हैचिंग हापा नदियों के तट पे बनाए जाते हैं, जैसे नदियों की जो पानी की जो सरफेस होती है उस पे ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फ्लोटिंग, और दूसरा होता है स्टेबल। अब जो फ्लोटिंग होता है ये तो क्या करते हैं, इसको नदी का जो पानी का सरफेस होता है उस पे बनाया जाता है, जिसका कुछ हिस्सा तो पानी के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है, और पानी के ऊपर ये तैरता रहता है, जिससे इसमें पानी की कमी नहीं रहती और इसमें जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आसानी से उनका डेवलपमेंट होता रहता है। स्टेबल जो होते हैं ये स्टेबल हैचिंग हापा होते हैं, ये नदी के पानी में बनाया जाता है, बांस की लकड़ी के को गाड़ कर फिर बनाया जाता है, जिसके चारों तरफ कपड़े गूंथ कर इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रियरिंग पॉन्ड या नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड, ये नर्सरी पॉन्ड जो होता है इसको देखना, पहले कौन सा होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर जो फिशेज होती है उनकी ब्रीडिंग होती है और वहां से जो एग होते हैं उनमें जब स्पोर्टन क्रिया होती है तब वो कहाँ आ जाते हैं, हैचिंग पॉन्ड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हैचिंग पॉन्ड के अंदर अपन ने जब पढ़ा था कि कैसे जो अपनी स्पीशीज होती है उनसे एग कैसे कलेक्ट किया जाता है, उनका कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, तब अपन ने पढ़ा था हैचिंग हापा, और ये कितने टाइप का होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है, स्टेबल टाइप का होता है, ठीक है। तो यही हैचिंग हापा, हैचिंग पॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली नदियों के अंदर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नर्सरी पॉन्ड, जो इसकी जो लेंथ होती है वो 60 फीट इसकी लंबाई होती है, 40 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 5 फीट इसकी गहराई होती है, ठीक है। ये बनाए जाते हैं, इसके अंदर इनको कल्चर किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड या इसको कल्चर पॉन्ड भी कहते हैं, जिसके अंदर एग के अंदर हैचिंग होने के बाद जब लार्वा, जिनको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनको वहां से हैचिंग हापा के अंदर से कलेक्ट करके कहाँ डाल दिया जाता है, नर्सरी पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो इसका न्यूट्रिशन होता है, जो इसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, किसको, फिंगरप्रिंट्स को जब न्यूट्रिशन दिया जाता है उसकी संख्या क्या होती है, न्यूट्रिशन जो दिया जाता है वो कम संख्या में दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता है, लेकिन पौष्टिक दिया जाता है। अगर उसकी मात्रा अपन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बढ़ा देंगे तो वो जो फिंगरप्रिंट्स होंगे उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और फिंगरप्रिंट्स की नर्सरी पॉन्ड में सबसे ज्यादा डेथ होती है, इसलिए इनका जो कल्चर किया जाता है या इनको नर्सरी पॉन्ड में डाला जाता है, वो इनकी संख्या कलेक्ट करके किया जाता है कि कितने इस जो अपने 60/40 का जो पॉन्ड है उसके अंदर अपने कितने अमाउंट में फिंगरप्रिंट्स को कल्चर किया जा सकता है, या उससे ज्यादा करेंगे तो कितनी डेथ हो जाएगी, ये सब कलेक्ट करके उसकी गणना करके फिर इस नर्सरी पॉन्ड में डाला जाता है। नर्सरी पॉन्ड के बाद आता है अपना चौथा जो पॉन्ड है वो आता है रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग जो पॉन्ड होता है ये नर्सरी पॉन्ड का ही एक बड़ा रूप होता है, जिसके अंदर नर्सरी पॉन्ड में तो फिंगरप्रिंट्स कल्चर करते हैं, जो वयस्क की ओर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। जब ये धीरे धीरे वयस्क में ये छोटी मछलियों का रूपांतरण में के रूप में आ जाते हैं, तब इनको रियरिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है। यहाँ पे इनको प्रचुर मात्रा में भोजन दिया जाता है, जो एक अपनी हेल्थ की ग्रोथ के लिए यहाँ पे कल्चर की जाती है, और इनको प्रचुर मात्रा के अंदर इनमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट दिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर एल्गी ज्यादा से ज्यादा, या जो शैवाल या जो
ब्रोफाइट्स जो भी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, जिससे जो हर्बीवोरस या ओमनीवोरस जो भी सर्वाहारी मछली है या अपने पास शाकाहारी मछलियाँ होगी वो वहाँ की वेजिटेबल्स को खा के क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे इनकी न्यूट्रिशन संख्या क्या हो जाती है, न्यूट्रिटिव अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, इनको ज़्यादा संख्या में यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया जाता है। अगला जो आता है वो आता है स्टॉकिंग। स्टॉक स्टॉकिंग पॉन्ड यानी कि ऐसा पॉन्ड जिसके अंदर मछलियों को क्या किया जाए, स्टॉक किया जाता हो, वही क्या कहलाता है, स्टॉकिंग पॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो देखो ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि जो फिशेज होती है उनके अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है और एग प्रोडक्शन के सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हैचिंग आपा के अंदर लार्वा बाहर आते हैं, उन लार्वा को नेसेसरी पॉन्ड में डाला जाता है। नेसेसरी पॉन्ड का जो आकार होता है वो 60 × 40 × 5 होता है। अब यहाँ पे इनका कल्चर किया जाता है और यहाँ पे छोटी मछलियों का डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिशन जो दिया जाता है वो कम संख्या में दिया जाता है। फिर इनको जब ये प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है तब इनको रियरिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। रियरिंग पॉन्ड में इनको अच्छे से न्यूट्रेटिव अमाउंट एलिमेंट दिए जाते हैं और ऐसे एलिमेंट जो पानी के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो करे वो एलिमेंट भी यहाँ पे डाला जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनी वेस्टेज होते हैं। वेस्टेज जैसे कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों दिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना का रूप होता है जो वहां पे एल्गी को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जब इनके अंदर जब रियरिंग पॉन्ड के अंदर प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है या उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो इनको स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है और वहां से इनको कलेक्ट करके क्या कर दिया जाता है, व्यवसाय के रूप में बाहर बेच दिया जाता है। यानी कि अपन जो फिशीज कल्चर पढ़ते हैं उसका जो मेन एम है वो यही है कि ये इंडस्ट्री के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है और भारत में इसका बहुत ज्यादा कल्चर किया जाने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा इसमें वो अपने मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब एक आता है यहाँ पे इस स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर एक ऐसी लाइन दे रखी है जिसमें ये कहा गया है कि जो लाभदायक स्पीसीज है फिशीज की, यानी कि एक से ज्यादा फिशीज की स्पीसीज है उनको एक साथ कल्चर किया जाता है। लेकिन वो स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई ऑमनिवोरस हो और हर्बीवोरस हो, ये दो अपनी स्पीसीज है तो इनको एक साथ इनका कल्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर अपन हर्बीवोरस का और ओमनिवोरस का कल्चर कर रहे हैं तो ओमनिवोरस जो स्पीसीज है वो हर्बीवोरस के स्पीसीज के लार्वा या स्पीसीज को क्या कर जाएगी, डाइजेस्ट कर जाएगी, खा जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हर्बीवोरस या ओमनिवोरस की अलग अलग स्पीसीज है। हर्बीवोरस की 4-5 ऐसी स्पीसीज जो लाभदायक है, जो व्यवसाय के रूप में लाभदायक होती है और पौष्टिक में भी या भोजन के रूप में भी लाभदायक होती है, उनका एक साथ कल्चर किया जाता है। उसको पॉलीकल्चर या कंपोस्टिंग फिश फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक साथ खेती करना
कंपोस्टिंग फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर जो स्पीसीज होती है जो प्रौढ़ अवस्था या वयस्क अवस्था में आ गई, जिनकी ग्रोथ अच्छे से हो गई, उनको इस स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, कि अपने पास 5 प्रकार के पॉन्ड होते हैं, जिसमें ब्रीडिंग पॉन्ड हो गया, हैचिंग पॉन्ड हो गया, नेसेसरी पॉन्ड हो गया, रेयरिंग पॉन्ड हो गया और स्टॉकिंग पॉन्ड हो गया। अब अपन बात करते हैं कि कल्चर की। तो अगर एक से ज्यादा स्पीसीज का अपन एक साथ कल्चर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर कहलाता है। या एक समय में केवल एक फिश स्पीसीज का कल्चर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? यूनिकल्चर। ठीक है, क्या कहलाएगी? यूनिकल्चर या मोनोकल्चर। यूनिकल्चर या मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। एक साथ एक से ज्यादा फिश स्पीसीज की खेती करना कंपोस्टिंग फिश फार्मिंग या पॉलीकल्चर कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक समय में केवल एक ही स्पीसीज का कल्चर किया जाता है तो इसको यूनिकल्चर या मोनोकल्चर कहते हैं। ठीक है, यह हुआ इसके फिश की इसके कल्चर की बात। अब अपन बात करते हैं फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये तो हो गया पॉन्ड फॉर्मेशन। पॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में उनको जो पोषण दिया जाता है उनके बेस पे अपन बात करते हैं कि जो फिश कल्चर के लिए अपन को जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहला आ गया पॉन्ड, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फीडिंग की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में आता है फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग की अपन जब बात करते हैं तो इनमें किस प्रकार का पोषण इनको दिया जाता है, किस प्रकार से इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले अपन को पॉन्ड की आवश्यकता होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? खेती करना। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के सबसे पहले अपन को पॉन्ड की आवश्यकता होती है और पॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में उनको फीडिंग की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से उनका पोषण किया जाए। तो पोषण करने के लिए अपन उनके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं। किस प्रकार के? एक तो इनऑर्गेनिक के होते हैं, एलिमेंट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक एलिमेंट। ये 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो फीडिंग में आते हैं, पोषण में आते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर तो चूना,
चूना पत्थर हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर हो गया उसको किस प्रकार का जो अपन रासायनिक पदार्थ होता है वो दिया जाता है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इनऑर्गेनिक के सॉरी ऑर्गेनिक के अंदर हो गया उनका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। ठीक है, तो अपन बात जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, तो अपन कह सकते हैं लाइम, लाइम के साथ ही नाइट्रोजन वेस्ट, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर एंड यूरिया, ये सभी क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे लाइम यानी चूना जो भी होता है, नाइट्रोजन वेस्ट जानते ही हो, गोबर खाद वगैरह जो भी होता है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो ग्रो कराने वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे कि जो खेतों के अंदर फसल को बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर यूज में लिए जाते हैं वो, और यूरिया, ये सभी के कैसे हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। ऑर्गेनिक एलिमेंट की अपन जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर गाय भैंस के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो गोबर होता है उसका यूज लिया जाता है इनऑर्गेनिक मेटेरियल के अंदर। साथ ही कुछ जो अपना जो सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसका केक यहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एलिमेंट के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात कर सकते हैं ईस्ट, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केक, कॉटन सीड्स, जो कपास के जो बीज होते हैं या सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनका जो उनके उन सीड्स का क्या बनाया जाता है, पहले आटा बनवाया जाता है और उस आटे को यहाँ पे अपन फूड एलिमेंट के रूप में फिशेज को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। साथ ही फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। ये जो भी है ये किस में आते हैं ऑर्गेनिक एलिमेंट में, ईस्ट हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल के कॉटन सीड्स और लेग्यूमिनेसी, इन सभी को अपन वहां पे जो कल्चर जो अपने फिश कल्चर होते हैं जिसका पॉन्ड होता है, रेनिंग पॉन्ड जो होता है वहां पे इनको दिया फीडबैक किया जाता है लेग्यूमिनस। अब देखो यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग के अंदर जब अपन रियरिंग पॉन्ड के अंदर जो फिशेज होती है उनकी जो वर्दी होती है उसकी गणना करते हैं और ऐसे फिक्स करते हैं कि कौन सी फिशेज कल्चर करने योग्य होती है, ठीक है। उन कल्चर करने योग्य फिशेज को क्या कर दिया जाता है, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है। अब स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर जब उनको डाल दिया जाता है तो फिर कल्चर के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं जो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो अपन जो अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आता है फूड फॉर कल्चर, ठीक है। तो किसमें पढ़ रहे हैं, फूड फॉर कल्चर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि जो फिशेज होती हैं उनको किस प्रकार का फूड अवेलेबल करवाया जाता है। तो फूड अवेलेबल करवाने के लिए अपन अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अपन जो फिश कल्चर करते हैं वो अपने पास दो टाइप की हो सकती है, सर्वाहारी हो सकती है, शाकाहारी हो सकती है, मांसाहारी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों प्रकार की क्या होती है अपने पास फिशेज होती है जिनका अलग अलग
रूप से उनका कल्चर किया जाता है। अलग अलग कल्चर किया जाता है, तो कल्चर के बेस पे उनको अलग अलग एलिमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, जिसके अंदर अपन बात करते हैं ये दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, फूड एलिमेंट टू टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर चूना, नाइट्रोजनी वेस्ट, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर एंड यूरिया यूज में लिया जाता है। ऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर गाय भैंसों के गोबर के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल के कॉटन सीड्स, सोयाबीन सीड्स और लेग्यूमिनस। इन लेग्यूमिनस जो होता है उसकी अपन बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक देखते हैं कि अपने इस प्रकार यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एलिमेंट आते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लेग्यूमिनस, यानी कि लेग्यूमिनस क्या होता है, जब अपन जो पॉन्ड के अंदर फिशेज का जो कल्चर करते हैं, तो कल्चर करने के लिए उनको क्या करते हैं, वहां पे वेजिटेबल्स होना आवश्यक होता है, किसमें, अपने पॉन्ड्स के अंदर। तो पॉन्ड्स के अंदर पहले सबसे पहले उनको चूना वगैरह, चूना, नाइट्रोजन वेस्ट, फॉस्फेट ये सभी दिया जाता है, जिससे उस पॉन्ड के अंदर एल्गी ग्रो कर जाए, एल्गी ग्रो कर जाएगी, लेग्यूमिनस ग्रो कर जाएगी। जब वो ग्रो कर जाती है तो इसके ऊपर, यानी कि जब 10-15 दिन तक वो एल्गी ग्रो कर जाएगी या ग्रीन एल्गी, ये सभी उसमें ग्रो कर जाने के बाद एक होता है ग्रीन मैन्यूरिंग। इन सबके ग्रो कर जाने के बाद उसके ऊपर गोबर और जो अपने जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका मिक्सचर तैयार किया जाता है, वो खाद बना दिया जाता है, कंपोस्टिंग बना दी जाती है, जिससे एक अच्छा प्रकार का न्यूट्रिटिव एलिमेंट तैयार हो जाता है। और उसमें स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर से वो फिशेज उसमें डाल दी जाती है। स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ही इन फूड एलिमेंट का क्या किया जाता है, कल्चर किया निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे अपन ने अभी बात की थी, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ही उनको प्रचुर मात्रा में क्या करवाया जाता है, फूड अवेलेबल करवाया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर अच्छे जो फिशेज होती है उनमें अच्छा सा ग्रोथ हो, अच्छी हेल्थ बने। इसलिए स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर इनका जो फूड अवेलेबल हाई लेवल पर करवाया जाता है। इसके बाद में आता है अगला जो टॉपिक है अपना, वो आता है फिशेज कलेक्ट या कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया फूड फॉर्मिंग, पॉन्ड फॉर्मेशन, फिर हो गया फीडिंग हार्वेस्टिंग, उसके बाद हो गया फूड फॉर कल्चर, ठीक है। फूड फॉर कल्चर के बाद में आता है अपना फिशिंग मेथड 1, 2 एंड 3। फोर्थ जो आता है वो है अपना फिशिंग मेथड। फिशिंग मेथड यानी कि फिशिंग क्या होती है, फिशिंग अपन जब भी बात करते हैं कोई ऐसे आसपास, यानी कि अपन कहीं जलाशय के पास जाते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं कि फिशिंग करते हैं। तो फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिश को कलेक्ट करना या पकड़ना, कैसे उसको कैच किया जाता है। तो जनरली अपन सभी जानते हैं कि फिशिंग करने के लिए अपन को सबसे ज्यादा नेट की आवश्यकता होती है या फिश हुक की आवश्यकता होती है। फिश जो है ना यू आकार का होता है, जिसमें यहाँ पे भोजन दिया जाता है और यहाँ से एक फाइबर या धागा अपने पास, इसका इस धागे का लास्ट सिरा अपने पास होता है, इसमें इस धागे में हुक लगा हुआ होता है जिसमें भोजन होता है। और ये भोजन जैसे मछली निगलती है तो उसके मुख में ये हुक फंस जाता है, जिससे अपन इसको कलेक्ट या फिशिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो फिशिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने पास उपकरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेट। यानी कि जो फिशिंग की जाती है वो नेट के द्वारा ही की जाती है। तो इन नेट का अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो अपन बात करेंगे कि कितने प्रकार के नेट्स होते हैं और किस टाइप से उनका उपयोग लिया जाता है। हाँ, तो फिशिंग मेथड जो है उसके अंदर अपने पास अलग अलग नेट्स होते हैं जिनके बेस पे अपन उनको कलेक्ट करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला होता है वो होता है ट्रैप।
ट्रैप जो होता है, ट्रैप के अंदर क्या किया जाता है कि एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाता है जिसके अंदर एक जाल नुमा रास्ता होता है, जिसमें अपन बड़ी मछलियों को पकड़ने में काम में आते हैं, जैसे इल टाइप की जो मछलियां होती है उनको पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रेडिंग। अब जो ये स्ट्रेडिंग जो होता है, ये स्ट्रेडिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर अपने पास जो मेन पॉन्ड जो होता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं लास्ट जो पॉन्ड था अपने पास वो था स्टॉकिंग पॉन्ड, जिनमें अपने पास एक हेल्थी फिशेज कल्चर्ड होती है, उनके इनके अंदर पहले से मौजूद होती है। उनको कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, अपने पास जो पॉन्ड होता है उस पॉन्ड का पानी क्या कर लिया जाता है, अपन कम कर देते हैं, दूसरे पॉन्ड में डाल देते हैं। यहाँ से पाइपलाइन लगी हुई होती है और दूसरे पॉन्ड में ये खुलती है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन से यहाँ पे नेट होते हैं जिसके कारण यहाँ की जो फिशेज होती है इस पाइपलाइन से इधर नहीं जाती। अब इसको इनके वॉल को खोलकर इसमें पानी को डाल दिया जाता है और इसका पानी धीरे धीरे क्या होता है, इसका लेवल कम हो जाता है। इसके पानी के आयतन का कम होने के कारण जो फिशेज होती है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है और उनको नेट के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो मेथड होता है वो स्ट्रेनिंग मेथड होता है। अगला जो होता है एंगलिंग। एंगलाइन, एंगलाइन की जो मेथड होता है ये अपन जनरली जो फिशिंग करते हैं हुक या किसी कड़े के द्वारा करते हैं, जिसके अंदर हुक अपन हुक का यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है, एंगलिंग कहलाता है। अगला आता है ड्रैगन नेट। ड्रैग नेट, इसका उपयोग जो किया जाता है वो नदियों के अंदर किया जाता है। ठीक है, ड्रैग नेट इस टाइप का नेट होता है, जिनमें ये रॉड्स होती है। ये इन रॉड्स को अपन इस भाग को तो क्या होता है पानी में छोड़ देते हैं, ये होल्डिंग्स होते हैं जो इसको होल्ड करके रखते हैं, और ये होता है अपना नेट। ये रस्सियों का अंतिम सिरा होता है जो अपने हाथ में होता है, इसके अंदर ये नदियों या तालों के अंदर बनाया जाता है और ये निर्भर करता है नदियों के और तालों के आकार पे कि कितना बड़ा अपने पास होना चाहिए। ठीक है, इनको नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही इसमें मछलियां एकत्रित होती है, इन दोनों के एंड को पकड़ के खींच लिया जाता है और फिशिंग किया जाता है। अगला जो आता है अपने पास वो आता है स्कूपिंग। पांचवा टाइप का जो नेट है वो होता है स्कूपिंग। स्कूपिंग जो होता है वो एक या तो गोलाकार रिंग होती है या एक ट्राइपोल रिंग होती है। इस रिंग के ये रिंग जो होती है या तो लोहे की बनी हुई होती है या बनी हुई होती है बांस की लकड़ी की। ठीक है, और इसके एक नेट लगा दिया जाता है जिसके एक हत्था भी होता है। ठीक है, ये पकड़ने का हत्था होता है, इसको पानी में डालते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। अगला होता है डिप नेट। डीप नेट और स्कूपिंग नेट जो होते हैं वो सेम होते हैं। डीप नेट का भी वही होता है कि इसके यहाँ हत्थे की जगह लगे हुए होते हैं, रस्सियों के धागे लगे हुए होते हैं जो ऊपर ऐसे। ये तो हो गया इसका डीप जो नेट हो गया, इस टाइप का नेट हो गया। ये होते हैं इसके धागे जो आपस में ऊपर की तरफ जुड़े हुए होते हैं आपस में, और इस भाग को क्या होता है पानी में डाल दिया जाता है। ये नेट ऐसे होता है अपना, इस भाग को पानी में डाल दिया जाता है। जैसे ही मछली इसके ऊपर से गुजरती है अचानक इसको तेजी से खींचते हैं, जिसके कारण इसके अंदर मछली फंस जाती है और उसको कलेक्ट या कैच कर लिया जाता है। अगला जो आता है वो आता है अपना
या इसको कहते हैं कास्ट नेट। गहरी नेट या कास्ट नेट, ये सेम जो होता है ये एक जालनुमा होता है और इसका आकार जो होता है गोल होता है, ऐसे गोल होता है और इसके आगे की तरफ रस्सियां होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है। इस नेट का उपयोग जो किया जाता है इस नेट का जो उपयोग किया जाता है वो नेट उपयोग किया जाता है नावों के द्वारा। जैसे नदियों के अंदर नाव चलती रहती है और जो फिशिंग करने वाले होते हैं इस नेट को पानी के अंदर डाल देते हैं और चलती हुई नाव के अंदर ही इस रस्सी के माध्यम से इस नेट को खींचा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मछलियां फंस जाती है। संयुक्त रूप से इसका अगर अपन डायरेक्ट डायग्राम देखें तो कोन लाइक डायग्राम होता है इस टाइप से। यहाँ पे ये बंधा हुआ होता है, इसका जो नेट का जो पीछे का पोस्टेरियर एंड होता है वो बंधा हुआ होता है और ये होता है पोस्टेरियर एंटेरियर एंड इसका। यहाँ पे नोट्स लगे हुए होते हैं रस्सी के, ये नोट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये हाथ में होता है, जो फिशिंग करने वाला होता है उसके हाथ में होता है और इसको नेट को डाल दिया जाता है, ऐसे घुमा के डालते हैं जिसके कारण ये जो आपको कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बिल्कुल फैल जाती है पानी के अंदर। फिर इसको धीरे धीरे खींचा जाता है जिसके कारण इसके बीच के अंदर मछलियां फंस जाती है। अगला जो होता है वो आता है अपना गिल नेट। गिल नेट ये जो होता है ये गहराई के अंदर फिशिंग करने के लिए काम में लिया जाता है और इसको जो फिश होती है वो जिस तरफ फ्लोटिंग करती है उसके सामने इसको लगाया जाता है, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र पे बिल्कुल ऐसे सीधा, ठीक है। और फिशिंग करती हुई जैसे फ्लोटिंग करती हुई मछली जैसी इसके पास आती है, इसमें इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके नीचे की हिस्से को अचानक ऊपर खींच लिया जाता है, जो भी मछली होती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अगला आता है फ्रस नेट। फ्रस नेट ये भी गहराई में ही यूज में लिया जाता है, ठीक है। और इसका सेम मेथड होता है, लेकिन ये गहराई के अंदर होता है और जो बड़ी मछलियां होती है उनको कलेक्ट करने में काम में लिया जाता है। ये हो गया फिशिंग मेथड। फिशिंग मेथड के बाद में अंतिम जो आता है वो आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, कि कलेक्ट की गई हुई मछली को किस प्रकार से प्रिजर्व करके उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है, यानी कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है फिशेज का वो किस प्रकार से किया जाता है। अंतिम जो आता है वो आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। फिशेज कल्चर का ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद में प्रॉन कल्चर पढ़ेंगे अपन। तो फिश कल्चर का जो पहला प्रिजर्वेशन मेथड है उसके अंदर डीप फ्रीजिंग, पहला जो आता है वो आता है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग का मतलब होता है कि उनको अत्यधिक ठंड के अंदर उसको फ्रीज किया जाता है। जैसे कि अपने पास जो पानी का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते ही जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे नीचे जैसे बर्फ के अंदर फिशेज को डालकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उनका ये प्रिजर्व किया जाता है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है अपना रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेशन, सॉरी एक मिनट। तो दूसरा जो होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो डीप फ्रीजिंग के अंदर तो क्या होता है, -18 डिग्री सेल्सियस पे उसको फ्रीज के अंदर ठंड में रखा जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन के अंदर जो होता है वो क्या किया जाता है, इनके अंदर रेफ्रिजरेशन में इसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इनको फ्रीज के अंदर फ्रीज किया जाता है। अगला जो आता है थर्ड टाइप का, वो आता है फ्रीजिंग ड्राइनिंग। फ्रीजिंग ड्राइनिंग, इसके अंदर इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे एक्यूमुलेट किया जाता है, वैक्यूम के अंदर सुखा लिया जाता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि उसको सुखा लेना, ठीक है। तो फ्रीजिंग यानी कि उसको ठंड के अंदर ही सुखा लेना, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही उन मछलियों को वैक्यूम के अंदर क्या लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और उनको परिरक्षित या प्रिजर्वेशन उनका किया जाता है। फोर्थ जो आता है वो आता है सन ड्राइनिंग। सन ड्राइनिंग के अंदर उनको सूर्य के ताप में उनको सुखा लिया जाता है। फोर्थ जो आता है वो सन क्यूरिंग आता है। फोर्थ जो है वो आता है अपना सन ड्राइनिंग। फिफ्थ है सन क्यूरिंग। सन ड्राइनिंग के अंदर जो आता है उसके अदर जो फिश की अदर सरफेस होती है उसको सूर्य के प्रकाश में रखकर सुखा लिया जाता है, ठीक है। सन क्यूरिंग के अंदर भी ऐसा ही किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर्स मेथड होते हैं, जैसे कि सन क्यूरिंग के बाद में मोनोक्यूरिंग। साल्ट, मछलियों को साल्ट में रख के भी उसको परिरक्षित या रक्षित किया जाता है, प्रिजर्वेशन की फिशेज का किया जाता है साल्ट में रख के भी। ऐसा ही आता है कैनिंग, स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे स्मोक करके धुआं के अंदर फिश को रख के उसको रक्षित किया जाता है। ये सभी मेथड होते हैं फिश प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। तो देखिए जो पहला है वो होता है अपना डीप फ्रीजिंग, यानी कि जो फिश होती है उसको -18 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, फ्रीज के अंदर रख दिया जाता है। दूसरा होता है फ्रीजिंग ड्राइनिंग, या जो इसका दूसरा रूप होता है वो क्या किया जाता है, इसके अंदर तो रख दिया जाता है, यानी कि उसको सुखाया नहीं जाता, ठीक है। लेकिन जो 20 डिग्री, उसको पहले फिश को क्या किया जाता है, एक वैक्यूम के अंदर बंद किया जाता है, फिर उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाता है, जिसके कारण वो उसके अंदर सूख जाती है। फिर आता है रेफ्रिजरेशन के अंदर जो होता है वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके अंदर मछली को रख दिया जाता है, जिसके कारण भी वो गलती नहीं है, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। ऐसे सन ड्राइनिंग, सन क्यूरिंग, मोनोक्यूरिंग, साल्ट और कैनिंग, स्मोकिंग, ये सभी मेथड होते हैं इसको प्रिजर्वेशन करने के, ठीक है। इसके साथ ही अपना फिश कल्चर आज कंप्लीट हो चुका है। अगला जो होगा वो होगा अपना प्रॉन कल्चर या पेलिमोन कल्चर, ठीक है। तो वो जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।